हरे कृष्णा। तो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले हमने आज का जो है हमारा एक प्रकार से चौथा सेशन है, बट सीरीज में तीसरा सेशन है। तो इससे पहले दो सेशन हमने स्टडी किए थे, जैसे अभी अद्वैत नित्यानंद प्रभु उसका रिवीजन ले रहे थे। फर्स्ट सेशन में हमने देखा आत्मा के बारे में, सोल। तो ये शरीर है और शरीर को चलाने वाली आत्मा है, बॉडी एंड सोल, द डिफरेंस हमने देखा। सेकंड सेशन में हमने देखा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, दिस यूनिवर्स, और उसको कौन चला रहे हैं, व्हाट इज द सोल रनिंग दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, दैट इज गॉड। तो उसके लिए अलग अलग एग्जांपल्स, अलग अलग एनालॉजीज, या फिर यू कैन से लॉट ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स वी सॉ। तो उसके माध्यम से हमने सोल की पढ़ाई की। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग दिस स्टेप ऑफ अटेंडिंग दिस सेशन, बिकॉज ये जो सेशंस हो रहे हैं ये हमारे, जैसे अद्वैत तो बता रहे थे, इट गोइंग टू चेंज अवर लाइफस्टाइल। हमारे जीवन को, लाइफस्टाइल को एक प्रकार से एक नया दिशा देने वाले हैं। बिकॉज इसके माध्यम से जो हम कॉन्सेप्ट्स हम जो सीख रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे लाइफ में, तो हमारी लाइफ में एक बदलाव आ जाएगा, एक थॉट प्रोसेस में, एक हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे चीजें करने के ढंग में एक बदलाव आ जाएगा। एंड टुडे, आज के सेशन में और बहुत कुछ फैंटास्टिक और एक्साइटिंग चीजें हम देखने वाले हैं। बहुत सारे पिक्चर्स और इल्यूजन्स हम देखने वाले हैं। सो टुडेज डिस्कशन विल बी ऑन डिस्कवरिंग द मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे लास्ट पहले दो सेशन में हमने देखा, द फर्स्ट सेशन इफ यू रिमेंबर वी वर डिस्कसिंग ऑल ऑफ अस वांट टू बिकम हैप्पी। हम सबको हैप्पीनेस चाहिए, पर हैप्पीनेस के लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, स्पेशली ईटिंग, स्लीपिंग, वेटिंग, डिफेंडिंग, 4 कैटेगरीज, बट उससे हैप्पीनेस मिलता नहीं है। तो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम बॉडी के लेवल में हैप्पीनेस चाहते हैं, तो हम सोल हैं, ये हमने फर्स्ट सेशन में देखा, इसलिए हैप्पीनेस नहीं मिलता। जब तक सोल के लेवल पे हैप्पीनेस नहीं समझेंगे तब तक नहीं मिलेगा। फिर हमने देखा ठीक है सोल है, और इस यूनिवर्स का क्या, इस यूनिवर्स को भी कौन चला रहे हैं, उसमें क्या क्या उसको कौन रेगुलेट करते हैं, उसके नियम क्या क्या है। तो हमने लास्ट टाइम कुछ नियम देखे थे, लॉ ऑफ कर्मा एंड थिंग्स लाइक दैट। बट स्टिल वी आर नॉट कमिंग टू अ कंक्लूजन कि हाउ टू बिकम हैप्पी, क्योंकि जब तक हम अपने से प्रयास कर रहे हैं खोजने का हैप्पीनेस के लिए, तब तक हम हैप्पी नहीं हो पा रहे, सुखी नहीं हो पा रहे। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ मैनुअल। देखिए लाइफ में मैनुअल की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जैसे आप कुछ भी चीज खरीदते हैं, मान लीजिए आप प्रेशर कुकर खरीद के लाए मार्केट से, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, राइट? सॉरी। तो उस मैनुअल में क्या होता है, दैट हाउ टू यूज द प्रेशर कुकर, व्हाट टू, सीटी कैसे लगानी है, वो रबर कैसे लगाना है, और कुकर को बंद कैसे करना है, कितनी सीटियां देनी है। ये तो पता चला बिना मैनुअल के हम अंदाज से अपने एक्सपेरिमेंट से अगर यूज करने लग गए, तो जहां पर हमको 2 सीटी देनी थी वहां पे 7, 8, 10 सीटियां दे रहे हैं, और फिर वो खराब हो जा रहा है। अंदर जो है वो खराब हो जाएगा, या फिर एक्सप्लोजन हो जाएगा, फट जाएगा। तो विदाउट द मैनुअल विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट अ थिंग। एनीथिंग यू परचेस, आज मार्केट में जाइए, आप कुछ भी चीज खरीदते हैं तो आपको उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, बिकॉज दैट हेल्प्स यू हैंडल दैट मशीन। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज द मैनुअल ऑफ लाइफ? हमारे जीवन का मैनुअल कहाँ है? हम लाइफ जीने का प्रयास कर रहे हैं, हम जी तो रहे हैं, पर लाइफ में जो हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैनुअल नहीं है हमारे पास। या फिर मैनुअल है बट हम उसको रेफर नहीं कर रहे हैं, मैनुअल को हम पढ़ नहीं रहे, और इसलिए हमारी लाइफ उस दिशा में नहीं जा रही जहाँ जानी चाहिए। सो टुडे विल ट्राई टू डिस्कस व्हाट इज द मैनुअल ऑफ लाइफ। क्या है मैनुअल जिसको हमको अपनाना चाहिए जीवन में, और जिसको अपनाते ही हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। ओके, आई विल जस्ट शेयर माय स्लाइड शो। देखिए शुरुआत के जो सेक्शंस हैं, आपको लग रहा होगा कुछ टेक्निकल है, बट डोंट वरी अबाउट इट। आपको अगर कुछ पार्ट समझ में आता है, कुछ पार्ट नहीं समझ में आता है, आप चिंता मत कीजिए, हम उसको आगे जाके इतना टेक्निकल नहीं होगा। बट ये शुरुआत में इतना टेक्निकल क्यों लग रहा है? ताकि कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए एक बेस चाहिए, तो इसलिए वो थोड़ा सा टेक्निकल में जा रहा है। और आप में से कोई अगर टेक्निकल में कंफर्टेबल नहीं है तो डोंट वरी, यू डोंट हैव टू लीव द कोर्स।
आप कंटिन्यू कीजिए, धीरे धीरे चीजें आसान हो जाएगी। तो डिस्कवरिंग द मैनुअल ऑफ लाइफ, एक्सेस ट्रुथ बियॉन्ड डिफेक्ट्स। या तो एज आई सेड, एज वी डिस्कस्ड कि क्या है जो हमको जीवन में सुखी बनाएगा, तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वैदिक विजडम जो दिया गया है, वो कितना इनडिफीटेबल है, उसको कभी कोई हरा नहीं सकता है, उसको कभी कोई झूठा नहीं करा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल यू सी, mute yourself. Advaita, you can help me with this. ओके, तो मैं कह रहा था कि हमारे वैदिक विजडम का देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स हैव लाइफ। आप सबने सीखा है, आप जब साइंस के स्टूडेंट जो भी रहे हैं, हमने, आपको याद है बचपन में हमने सीखा था, डॉक्टर जे.सी. बोस, इन्होंने अराउंड 1940s 1950s में ढूंढ के निकाला था कि प्लांट्स हैव लाइफ साइंटिफिकली। अब यही चीज हमारे वैदिक शास्त्रों में ऑलरेडी दिया हुआ है कि प्लांट्स हैव लाइफ, उसकी तो हम पूजा भी करते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं, करेक्ट? So it's not a new science for us, but yeah, it was proven in the modern day science also. Embryology, एम्ब्रियोलॉजी मतलब बच्चे का माँ के गर्भ में ग्रोथ कैसे होता है। देखिए, जब पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं और जब से वो बीज माँ के गर्भ में जाता है, तब से पहले दिन से क्या होता है, हर डिटेल स्टेप का वर्णन है भागवतम में। ये हमारे शास्त्र है। आज जब हम मेडिकली उसको स्टडी करते हैं, इट हैज बीन प्रूवन ट्रू। जो शास्त्रों में दिया हुआ है और जो मेडिकली पता चला है, वो सब को रिलेट करता है, मैच करता है। तो आप सोचिए, लाखों साल पहले हमारे साधु संतों को क्या पता था कि माँ के गर्भ में बच्चे का ग्रोथ कैसे होता है, बट उनको वो नॉलेज थी। दैट्स व्हाई दे कुड राइट इन द स्क्रिप्चर्स आल्सो। सो एम्ब्रियोलॉजी, काउ डंग एंड काउ प्रोडक्ट्स, गौ माता की महिमा, ये आज नया नहीं है। आज मेडिकली भी इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि गोबर, गौमूत्र और गाय से निकलने वाली चीजें कितनी शुद्ध हैं और कितनी आवश्यक है हमारे लिए। इनफैक्ट अभी जब इम्यूनिटी की बात हो रही थी पिछले पैंडेमिक में, तो गौमूत्र की बड़ी डिमांड थी। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये हमारे वैदिक शास्त्रों का ट्रुथ है, ये पहले से ही था पता, बट आज उसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। सिमिलरली देयर आर एन नंबर ऑफ फील्ड्स, वास्तुशास्त्र है, आयुर्वेदा है, योगा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, संस्कृत, वैदिक आर्ट्स, मेटलर्जी, कॉस्मोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी जो फील्ड्स हैं, ये आज ग्रो कर रही है पूरी दुनिया में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि योगा ये बहुत ही कॉमन वर्ड है इस पूरी दुनिया में। हाँ, हमारे इंडियंस आजकल जिम जाते हैं और जिम पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, बट जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां के लोग जिम से शिफ्ट होकर योगा पे आ रहे हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि योगा से उनको ज्यादा मेंटल और फिजिकल बैलेंस मिल रहा है। सो दैट द सीन टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिमिलरली वास्तुशास्त्र लोग फॉलो करने लग गए हैं। मेटलर्जी, उसमें स्टडी करते हैं जो मेटल्स दिए हुए हैं हमारे शास्त्रों में। इवन यहाँ तक कि नासा में भी हमारे शास्त्रों को स्टडी कर कर कुछ स्पेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती, जो संस्कृत में है। So there is a separate department in NASA which studies Sanskrit and which studies all the scriptures. तो ये हमारे scriptures का glory, ये है हमारे वैदिक truths का glory, that they are acting like manuals today for the whole world. So anyway, ये कुछ चीजें हम लोग हमारे आज के डिस्कशन में देखने वाले हैं। So to begin with, ये एक स्टोरी है। आपने ये सबने स्टोरी बचपन में सुनी होगी, राइट? 6 अंधे लोग और एक हाथी, या फिर जिसने नहीं सुनी उनके लिए भी हम बता देते हैं। तो 6 अंधे लोग थे और एक बार वो एक हाथी के अक्रॉस आते हैं, मतलब उन्होंने जीवन में कभी हाथी देखा नहीं है, तो वो एक ऐसे प्राणी के संपर्क में आ जाते हैं जिन्होंने उनको कभी देखा नहीं, सॉरी उन्होंने कभी उसको देखा नहीं है। तो कोई तो कहता है कि ये हाथी है, कोई व्यक्ति उनको कहता है कि हाथी है, तो वो हाथी को अपने से एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, पहला आदमी सोंठ पकड़ रहा है, दूसरा आदमी पूंछ पकड़ रहा है,
तीसरा अंधा आदमी कान पकड़ता है, चौथा उसकी शरीर पे हाथ लगाता है, पांचवा उसके दांत पे, छठा उसके पैर पे, और वो अपने से हाथी को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं हाथी क्या है। तो पहले को लगता है हाथी एक सांप की तरह है जिसने सूंड पकड़ी हुई थी। दूसरे को लगता है इट्स लाइक अ टेल, जिसने टेल पकड़ी थी इट्स लाइक अ रोप। तीसरे को लगता है इट्स लाइक अ फैन। चौथे को लगता है इट्स लाइक अ ब्रिक वॉल, उसका जो शरीर है बहुत स्ट्रांग होता है। पांचवे को लगता है इट्स लाइक एन एरो, एक तीर के समान शार्प है। और छठे को लगता है हाथी एक पेड़ के समान है, ट्री ट्रंक। ठीक है, तो ये उन 6 लोगों का अंडरस्टैंडिंग है। नाउ क्वेश्चन, आप लोगों के लिए प्रश्न है, आर दीज 6 पीपल राइट और रॉन्ग? आप मुझे चैट में बताइए, क्या ये 6 लोग सही है कि गलत है? क्वेश्चन इज क्लियर? ओके, सही है, राइट कह रहे हैं। इनका अंडरस्टैंडिंग राइट है कि रॉन्ग है? सही सही, राइट अकॉर्डिंग टू देयर, ओके, राइट बिकॉज दीज पीपल कैन नॉट सी। Right. Everybody has different options according to their level of understanding a situation. They are right in their perspective. Wrong. Khushi Gupta said wrong. Okay, good. Very good. Now see, अभी देखो ये 6 लोगों ने हाथी का एक एक पार्ट पकड़ा हुआ था और उनका अपने हिसाब से एनालाइज किया। तो अगर हम एक ओवरऑल ट्रुथ देखें तो 6 पीपल आर नॉट राइट, दे आर रॉन्ग। अगर एक ओवरऑल सिचुएशन देखा जाए, उन्होंने हाथी को कभी समझा नहीं, करेक्ट। एट द सेम टाइम इफ वन सेज कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही है, तो ठीक है, दैट्स आल्सो एक्सेप्टेबल कि वो पार्शियली करेक्ट है। दे आर पार्शियली राइट एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, उनका जितना पर्सपेक्टिव था उसके हिसाब से वो सही है। ओके, सो दे आर नॉट राइट, नीदर दे आर कंप्लीटली रॉन्ग, बट देयर नॉलेज इज इम्परफेक्ट, करेक्ट। यू सी, ऐसे ही होता है जब हम मटेरियल वर्ल्ड में कुछ चीज को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं ज्ञान होने के बिना या फिर उसका एक्सपीरियंस होने के बिना, तो फिर हम ऐसी गलतियां करते हैं। जैसे कभी कभी एक साइंटिस्ट आर्ग्यू करता है कि ये जो तारा है या फिर जो प्लैनेट है ये ऐसे दिखता है, और दूसरा आर्ग्यू करता है नहीं ये ऐसे दिखता है। दोनों अलग अलग एंगल से देख रहे हैं और हर एक को अपना एंगल सही लगता है और दोनों उसको अलग अलग थ्योरी में डाल देते हैं। तो अभी कौन सही कौन गलत, ये तो हर एक का एक पर्सपेक्टिव है। Now, how can these people get the right understanding? How do you think they can get the complete understanding? तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। अभी तो इन लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है हाथी की, पर इनको अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलेगी ये हम देखेंगे। तो 3 तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के। इनको ज्ञान देना है तो 3 प्रकार से ज्ञान दिया जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण होते हैं ज्ञान लेने के। यू कैन नोट दिस पॉइंट बिकॉज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू गेन नॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई टू गेन नॉलेज, ज्ञान क्यों चाहिए हमें जीवन में? तो ज्ञान चाहिए क्योंकि ज्ञान ही हमको भय से निकाल सकता है। बोलते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की ओर, या फिर मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्यु के स्थान से अमृत के स्थान पर। ऐसे ज्ञान से हम अंधकार से उजाले की ओर आ सकते हैं। तो लाइक दैट, तो फर्स्ट थिंग इज व्हाई डू वी नीड नॉलेज, इज बिकॉज वी वांट टू बिकम फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस। हम जो अज्ञानता में है उससे निकलना है। और एक कारण है ज्ञान लेने का, ज्ञान लेने से हमें लगता है कि हमारा जीवन कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी हम एक प्रकार से एक अनकंफर्टेबल लाइफ में है, बट इफ आई हैव नॉलेज अबाउट दिस वर्ल्ड देन आई कैन बिकम मोर कंफर्टेबल। जैसे अभी ठंड के मौसम चल रहा है तो हम हीटर वगैरह लगाते हैं या फिर जैकेट पहनते हैं। तो जब हमने ज्ञान लिया, टेक्निकली उसको अप्लाई किया, तो हमने कुछ सुविधाएं बना ली ठंड से बचने के लिए। गर्मी से बचने के लिए हमने एसी बना लिया या फिर पंखा बना लिया, कूलर बना लिया। तो ज्ञान से हम कंफर्टेबल जीवन जी सकते हैं। और ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञान से हम दुखों को अवॉइड कर सकते हैं।
लाइफ में जो मिजरीज हैं, दुख हैं, उससे हम ज्ञान से अवॉइड कर सकते हैं। चौथा कारण है ज्ञान से हमें एक जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्यों काम करता है, ये चीज ऐसे क्यों होती है, वो चीज ऐसे क्यों होती है, तो एक जिज्ञासा के स्तर पे भी ज्ञान चाहिए होता है। तो ये 4 कारण है ज्ञान लेने के। अब जैसे कोविड आया था, तो कोविड में जो पैंडेमिक में लोग बहुत डरे हुए थे, फियर। तो फियर किस चीज का था, पता नहीं क्या होगा। द फियर ऑफ अननोन, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर फियर नहीं रहेगा। जब हम अंधेरे में होते हैं तो डर होता है, और जैसे ही लाइट लगती है तो डर चला जाता है। तो ज्ञान से डर चला जाता है, फियर दूर हो जाता है, इसलिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। लेट अस सी वन बाय वन। प्रत्यक्ष प्रमाण। ना प्रत्यक्ष प्रमाण में इट इज डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आस्क, कैन यू शो मी गॉड? आप मुझे भगवान दिखा सकते हो क्या? तो मतलब ये किसका उदाहरण हो गया? ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण। आपको प्रत्यक्ष अनुभव करना है भगवान है कि नहीं है। बट नाउ इज प्रत्यक्ष प्रमाण ऑलवेज राइट? क्या आपको प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्ण ज्ञान दे सकता है हमेशा? व्हाट डू यू थिंक? इज ऑलवेज सेंस परसेप्शन राइट? या फिर जो आप देखते हैं, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, हमेशा सही होता है? नो सर। किस केस में नहीं होता है? कोई एग्जांपल देंगे? हाँ सर ऐसे कुछ देखा और वो अगर वो झूठ हुआ तो उसके जिम्मे नहीं हो सकता। हाँ हाँ, कोई सर ऐसे कुछ देखा और जैसे वो सर फॉल्स हुआ, वो हाँ उसके जिम्मे नहीं हो सकता सर। ओके, तो कुछ दिखा और फॉल्स निकला, ऐसा? यस सर। ओके, और कोई एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि किस केस में प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सही ज्ञान नहीं दे सकता? See, there are many examples. First of all, is seeing is believing is always right? Is not right. ये सही नहीं है कि हमेशा जो देखते हैं उस पर विश्वास रखना है। कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिखती है पर होती नहीं है, और कई बार ऐसी चीजें होती है जो नहीं दिखती है पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ सी, आई विल शो वन एग्जाम्पल। ये जो रेल की पटरी आपको आपके सामने दिख रही है, सो व्हाट डू यू सी हियर? apparently you find that the tracks are meeting each other. आगे जाके ऐसे ही दिखता है कि ट्रैक से एक दूसरे को मिलने वाला है। तो ऐसे दिख रहा है, और ऐसे होने वाला है क्या? नहीं, वो आगे जाके नहीं मिलने वाले हैं। तो फैक्ट है वो आगे जाके भी अलग ही रहने वाला है। सिमिलरली डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन, आईना घर, कभी कभी आप गए होंगे आईने घर में, तो अलग अलग प्रकार के आपके रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं, बट आप जानते हो कि आप वैसे नहीं हो, आप नॉर्मली हो। पर कभी रिफ्लेक्शन में मोटा, कभी पतला, कभी ऊंचा, कभी नाटा, अलग अलग दिखाई देता है। सिमिलरली हाँ, रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं। तो पानी में एक लकड़ी के टुकड़े डालेंगे तो वो टूटा हुआ नजर आता है, दिखने में दिख रहा है आपको टूटा हुआ, है ना? पर एक्चुअल में टूटा है क्या? नहीं। तो दिख तो रहा है टूटा हुआ, पर आपको ज्ञान है, आपको पता है कि वो टूटा नहीं है, वो दिखाई दे रहा है ऐसे। सिमिलरली मिराज, इसको बोलते हैं मृग मरीच का, या फिर मृग, जो भी आप बोलते हो, मिराज को। तो मिराज मतलब एक ऐसा अनुभव होना कि जहां पानी नहीं है वहां पानी का अनुभव होना, उसको बोलते हैं मिराज। ये ज्यादा करके डेजर्ट्स में पाया जाता है, रेगिस्तान में। तो मिराज, जो हिरण होते हैं रेगिस्तान में, डियर, उनको दिखता है वहां पानी है, दूर कहीं तो पानी है, और वो पानी के पीछे भागते हैं भागते हैं भागते हैं, और वहां पानी होता ही नहीं है। तो ऐसे भागते भागते कई बार तो उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, पानी नहीं मिलता उनको। तो उसको बोलते हैं मिराज, जो दिखाई देता है पर है नहीं। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स प्रत्यक्ष प्रमाण के, जो प्रत्यक्ष प्रमाण गलत है या फिर वो सही नहीं होता है। तो हाउ कैन यू बिलीव? हमारे जो सेंसेस हैं, स्पेशली नॉलेज हमको कहाँ से मिलता है? 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां हैं। ऑल ऑफ अस हैव 5 सेंसेस, राइट? A sense of sight, sense of touch, sense of hearing, sense of taste, sense of smell. देखना, सूंघना, सुनना, और टेस्ट करना और महसूस करना, ये 5 हमारी सेंसेस है, इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों से हमें ज्ञान मिलता है। अब ये ज्ञान लेने की वाली इंद्रियां हैं, ये इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट इंद्रियों से कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल सकता। दैट्स व्हाई प्रत्यक्ष प्रमाण इज नॉट ऑलवेज राइट, हमेशा सही नहीं होता है। तो क्यों 5 इंद्रियों से ज्ञान नहीं मिलता है?
क्योंकि हमें 4 डिफेक्ट्स हैं। अब ये 4 डिफेक्ट्स क्या है? हम सब में 4 कमियां हैं। वो 4 कमियां क्या है? लेट अस सी वन बाय वन। हाँ, ये 4 कमियां हम सबकी हैं। पहला है इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है। दूसरा है टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, हम भ्रम में गिर जाते हैं। तीसरा है टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, हम गलतियां करते हैं। चौथा है चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम गलती को छुपाने का प्रयास करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो ये 4 कमियां बताई गई है जिसकी वजह से प्रत्यक्ष प्रमाण सही नहीं होता है हमेशा। तो 4 कमियों पे हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। देखिए, इम्परफेक्ट सेंसेस, पहले हमारी जो इंद्रियां है अपूर्ण है। ऐसा क्यों है? कई बार हमें अपनी इंद्रियों पे गर्व होता है। जैसे मैंने आपको प्रश्न पूछा, पीपल से शो मी गॉड और शो मी दिस, आप मुझे दिखाओ तब मैं विश्वास रखूंगा या फिर विश्वास करूंगी। पर विश्वास करने के लिए देखने के लिए कि आपकी शक्ति है, क्या आपकी आंखें उस रेंज में है? तो आंखों की रेंज देख लीजिए क्या है। हमारी आंखें 400 से 700 मिली माइक्रोन तक देखती है, उसके बाहर नहीं देख पाती है। तो हमारी आंखों की बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि हमको 400 से 700 मिली माइक्रोन के बाहर नहीं दिखाई देता। और उसके बाहर में क्या लाइट नहीं है, रेज नहीं है तो, पर हम नहीं दिखाई सकते। अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, गैमा रेज, एक्स रेज, ये सारे जो है हमारी आंखों को नहीं दिखाई देते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमको दिखाइए तभी हम विश्वास करेंगे, है ना? आवर eyes are imperfect, our range is very small. सिमिलरली हमारे कान, अगर कानों की कैपेसिटी देखी जाए तो अवर रेंज इज 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज, हम उतना ही सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, उसके बाहर हमारे कान नहीं सुन पाते, उसके बाहर भी हम डेफ है। तो इस इंस्ट्रूमेंट्स को, कोई कहता है कि चलो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करके ज्ञान लेंगे। अरे, पर इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले तो इंसान ही है ना। जब इंसान को ही उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसके सेंसेस लिमिटेड है, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स वो बना रहा है वो इंस्ट्रूमेंट में कितना परफेक्शन होगा? क्या गारंटी कि वो परफेक्ट है, राइट? तो दिस वन नोबेल प्राइज विनर ही सेज कि अगर आप फोटो ले रहे हो तारों की, सितारों की, तो फोटो जब सितारों की ली जा रही है उसमें कितना इम्परफेक्शन है। देखिए, पहली बात तो जो फोटो ले रहा है उसकी सेंसेस इम्परफेक्ट है। दूसरी बात, जो कैमरा उसने बनाया है जो फोटो लेने के लिए है, वो कैमरा बनाने वाला इम्परफेक्ट था, इसलिए कैमरा भी इम्परफेक्ट। तीसरी बात, वो जो रीडिंग नोट कर रहा है अपनी आंखों से या फिर कैमरा हैंडल कर रहा है अपने हाथों से, वो भी इम्परफेक्ट है। तो इतना इम्परफेक्शन होने के बाद जो रीडिंग उसको मिल रहा है वो कैसे सही हो सकता है? 100% कैसे सही होगा? That's why we can't always say that seeing is believing. Imperfect senses के कारण, पहला। दूसरा था टेंडेंसी टू बी इल्यूजन। अच्छा, होता क्या है? बिकॉज वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। अब भ्रम क्या होता है? कई बार भ्रम मतलब कुछ चीज को कुछ और समझना, भ्रम भ्रम की वजह से होता है। नाउ फॉर एग्जांपल, हमारा टंग, हमारी जीवा, अगर आप पहले मीठा खाओगे और फिर संतरी खाओगे, मान लीजिए, तो मीठा खाने के बाद अगर संतरी खाते हैं तो वो संतरी खट्टा लगता है, और खट्टा खाने के बाद वही संतरी खाते हैं तो वो संतरी मीठा लगता है। सो दिस इज कॉल्ड एज टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन। हमारी जिह्वा वही है, संतरी भी वही है, पर प्री कंडीशन चेंज हो गया। पहले मीठा खा लिया था या फिर पहले खट्टा खा लिया था, उसकी वजह से संतरा का टेस्ट चेंज हो गया। लाइक दैट हैपन विद एवरीवन। हमारे स्किन के साथ भी है। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ इल्यूजन। नाउ आई विल शो यू सम इंटरेस्टिंग पिक्चर्स। आपको मुझे बताना है आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इल्यूजन। अब देखते हैं आप में से कितने लोग सही हैं। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यू कैन, आप अनम्यूट करके ही बोल सकते हैं या फिर चैट में ही बोल सकते हैं। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर गर्ल कुछ देख रही है। कौन सी गर्ल है? यंग गर्ल है? यस सर, यंग गर्ल है। ओके, तो आपको यंग गर्ल दिखाई दे रही है। किसी को ओल्ड वुमन दिखाई दे रही है?
ओके, स्नेहा यादव कहती है ओल्ड वुमन। तो यहीं पे देखो दो आ गए। आपका नाम क्या है जिसने कहा यंग गर्ल? सर शिवांग खड़े। शिवम। तो शिवम को यंग गर्ल दिखाई दे रही है और स्नेहा जी को ओल्ड वुमन दिखाई दे रही है। मंजुला मिश्रा को वुमन इज वॉचिंग, अनुकृति सिंह ओल्ड वुमन, अनामिका मिश्रा जी सेइंग बोथ एंड वंडरफुल। आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, एक ही पिक्चर में दो हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इल्यूजन। एक्चुअली बोथ ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। उसमें एक यंग गर्ल भी है और एक ओल्ड वुमन भी है, दोनों हैं। अभी देखने देखने का नजरिया है, कोई कहता है कि नहीं इसमें ओल्ड वुमन ही है, दूसरा कहता है कि नहीं इसमें यंग गर्ल ही है, तो हो गया ना झगड़ा। पर है क्या, दोनों है। दिस इल्यूजन, दिस कॉल्ड एज टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन। हम भ्रम में पड़ जाते हैं। सेम चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। ओके, इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी अ व्हाइट ट्रायंगल? यस सर दिख रहा है, तो व्हाइट ट्रायंगल दिख रहा है। ओके, सब लोग हाथ उठा रहे हैं। ओके, एवरीवन कैन सी अ व्हाइट ट्रायंगल, यस। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या व्हाइट ट्रायंगल है वहां पर सही में? व्हाइट ट्रायंगल है? नहीं है, व्हाइट ट्रायंगल नहीं है। क्या है? सो उसकी इमेज ही बन रही है। हाँ, वो तीन इमेज जो है, ब्लैक इमेज, वो ऐसे रखी गई है कि व्हाइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बट व्हाइट ट्रायंगल है नहीं वहां पर। तो इट्स अ एग्जांपल ऑफ इल्यूजन। ये इल्यूजन है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सर दो ओल्ड वो है कपल है और फिर दो यंग कपल है। हाँ, एक गिटार एक बजा रहे पिक्चर में देखा। हाँ करेक्ट, एक पिक्चर में दिखा जाए तो, एक साइड से देखा जाए तो एक ओल्ड मैन ओल्ड वुमन आमने सामने देख रहे हैं, और दूसरे एंगल से देखा जाए तो एक यंग मैन गिटार बजा रहा है, एक ओल्ड उसके साथ एक यंग गर्ल वो हाथ उठा रही है, राइट? तो देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ इल्यूजन। नाउ हियर नेक्स्ट पिक्चर, कैन यू सी द सिलेंडर्स आर मूविंग? जो सिलेंडर है, जो जो सिलेंडर स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो गोल गोल घूम रहा है ना? पर एक्चुअल में घूम रहा है क्या? नो सर वो स्टेबल है। हाँ, एक्चुअल में नहीं घूम रहा है वो हमारे आंखों का भ्रम है, वो नहीं घूम रहा है, बट वी आर सीइंग इट इट इज मूविंग। इसको बोलते हैं इल्यूजन। तो कई बार स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स मूविंग दिखाई देती है और मूविंग ऑब्जेक्ट स्टैटिक दिखाई देती है बिकॉज ऑफ इल्यूजन। और हमको हमें हमें लगता है कि हमारी आंखें बहुत परफेक्ट है। ओके, हियर व्हाट डू यू सी? आप किसी फूल पे फोकस करो, फ्लावर पे, और बाकी फ्लावर घूमने लग जाते हैं, करेक्ट? ऐसे दिखाई देता है कि बाकी फ्लावर घूम रहा है, बट ऐसे हो नहीं रहा है। एक्चुअल में कोई फ्लावर नहीं घूम रहा है और वो हमारी आंखों का एक भ्रम है। गोइंग अहेड, लास्ट। हाँ, तो इस सेंटर पॉइंट जो है, सेंटर यहाँ पर एक जो ब्लैक डॉट है उसके ऊपर फोकस करके थोड़ा हल्का सा हमारा सर आगे पीछे करेंगे तो आप देखिए क्या दिखाई देता है। ब्लैक डॉट पे फोकस करना है और हल्का सा सर आगे पीछे करना है। सर ये जो दो सर्कल घूम रहे हैं, हाँ, वो दो सर्कल ऐसे लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं, करेक्ट? बट एक्चुअल में घूम रहे हैं नहीं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो घूमते हुए नजर आ रहा है। क्लियर ना? सो दैट्स हाउ, एनीवे आई जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ इल्यूजन। ऐसे हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। सो ऑल ऑफ अस हैव अ टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन। ये दूसरा पॉइंट था। पहला क्या था? पहला पॉइंट क्या था? Perfect senses. करेक्ट, पहला था इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं। दूसरा हमने समझा कि इम्परफेक्ट होने के बाद हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तीसरा, भ्रम में पड़ने की वजह से हम क्या करते हैं? गलतियां करते हैं, कमिट मिस्टेक्स। ऑल ऑफ अस हैव अ टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स। इनफैक्ट इंग्लिश में तो कहावत भी है, टू अर्न इज ह्यूमन। गलती करना ये मनुष्य का निशानी है। मनुष्य है इसलिए गलती हो जाती है। तो क्या क्या गलतियां देखिए, हमारी साइंटिफिक रिसर्च में भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। ऐसे नहीं कि छोटे लोग गलती करते हैं, बड़े लोग भी गलती करते हैं। तो शुरुआत में द ब्रेन वाज थॉट एज एन ऑर्गन टू कूल द ब्लड।
जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, तो साइंटिस्ट को लगता था कि केवल जो खून को ठंडा करने का एक अवयव है बस, और कोई इसका काम नहीं है। लेटर ऑन दे फाउंड आउट दैट नो नो नो, ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ब्रेन से ही सारे हमारे जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, सारे सिग्नल वहीं पे जाते हैं। सिमिलरली दिस पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं उसको हिंदी में, तो उसको पहले वेस्ट माना जाता था, वेस्टिज, बट लेटर ऑन व्हेन द रिसर्च वाज मोर डन, उससे पता चला, साइंटिस्ट को पता चला कि नहीं, ये जो पीयूष ग्रंथि है वेस्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी इमोशंस जो सीक्रेट होते हैं इसके कारण होते हैं। सिमिलरली एक हबल नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ग्रहों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको नापने के लिए हबल कांस्टेंट दिया था। अब बात ऐसी हो गई कि हबल कांस्टेंट 3 बार अपने आप में चेंज हो गया। तो कांस्टेंट चेंज हो गया मतलब डिस्टेंस चेंज हो गया, पूरा कैलकुलेशन चेंज हो गया। तो बाद में फिर धीरे धीरे लोग उसको मजाक में कहने लगे हबल कांस्टेंट नहीं, हबल वेरिएबल है। तो ऐसी गलतियां हम करते रहते हैं। तो ऐसी गलतियां करने के बाद चौथा जो हमारा डिफेक्ट है वो है चीटिंग प्रोपेंसिटी। नाउ यू सी, चीटिंग प्रोपेंसिटी इज वेरी नेचुरल। कोई भी व्यक्ति जब गलती करता है तो छुपाने का प्रयास करता है, ये एक बहुत नेचुरल टेंडेंसी हम सब में होती है। और ये टेंडेंसी बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि कई बार इस चीटिंग प्रोपेंसिटी को यूज कर कर लोग अलग अलग चीजों को प्रूव करने का प्रयास करते हैं, जो कि सही नहीं है। बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं इसकी वजह से। तो वन ऑफ द बिगेस्ट fraud is happened in the science field is the creation of, or you can say the evolution. तो जैसे एक पिल्डन नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने एक थ्योरी दी, इन्होंने एक ऐसा फॉसिल रिकॉर्ड ढूंढ के निकाला, एक ऐसा फॉसिल क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा अवशेष ढूंढ के निकाला कि मनुष्य बंदर से आया है, इसके बीच का इंटरमीडिएट स्टेज, बीच वाला स्तर वो ढूंढ के निकाला। तो मिसिंग लिंक उसको बोलते हैं। तो 1912 में उन्होंने ये ढूंढ के निकाला था, इसको पास हो गया, उनको उसके लिए नाम भी मिल गया वगैरह वगैरह। 1953 में वो पता चला कि वो फ्रॉड था, उन्होंने एक चीटिंग किया था, वो सही में ह्यूमन का स्कल नहीं था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे बर्ड्स मिसिंग लिंक, चिड़िया का मिसिंग लिंक एक फ्रॉड तरीके से बताया गया था। तो लाइक दैट बहुत सारे एवोल्यूशन थियरी है ऑफ ट्राइंग टू प्रूव मैन हैज कम फ्रॉम एप्स और मंकीज, मनुष्य जो है बंदर से आए हैं। इसके लिए उस केस में बहुत सारे ऐसे गलत एविडेंसेस दिए गए। Evolutionists go so far in this subject that they can even invent very different faces for the same skull. The 3 entirely different reconstructions made for the fossil calls in Xanthropus is a famous example showing how persistent evolutionists are in producing these false masks. Another intermediate transitional form fabricated by evolutionists was the Nebraska man. This was cooked up in 1922 on the basis of a single fossil tooth. The evolutionists did not neglect to give it an ostentatious Latin name, Hesperopithecus haroldcooki, or to make imaginary drawings related to it. It was soon revealed that the tooth that had been the source of inspiration for Nebraska man in fact belonged to a wild pig. देखिए, तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस प्रेजेंट किए गए हैं ये प्रूव करने के लिए कि मैन हैज कम फ्रॉम एप्स और मंकीज, बट दे वर ऑल प्रूवन फॉल्स, वो सब चीटिंग थे। तो आज तक इसका कोई प्रूफ नहीं है, आज तक ये जो थियोरी है एवोल्यूशन थियोरी, इसका कोई प्रूफ नहीं निकला है। इसलिए उस थियोरी को अधिकांश देशों में उसको रिजेक्ट कर दिया गया, मानते नहीं उसको। अनफॉर्चुनेटली भारत में आज भी उसको सिखाया जाता है, हमारे बच्चे आज भी उसको पढ़ते हैं कि मनुष्य जो है बंदर से आया है, बट ये सही बात नहीं है क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। देखिए, तो चीटिंग प्रोपेंसिटी बहुत कॉमन है। कभी कभी हम, आपको याद होगा बचपन में हम साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक लीनियर ग्राफ आना चाहिए, एक सारे जो पॉइंट्स है एक लाइन में आने चाहिए, पर वो आते नहीं है। पर हम फिर भी एक लाइन बना देते हैं, ग्राफ जो
हमारी जो जर्नल होती है उसमें हम एक लाइन बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है मेरे से नहीं हो पा रहा है, बट वो एक्चुअल में वैसे ही होना चाहिए। तो एक प्रकार से हम चीटिंग करते हैं। सिमिलरली वो टाइट्रेशन का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं बचपन में, एक सही समय पे वो कलर चेंज होना चाहिए टाइट्रेशन में, वो होता नहीं है, बट हम जो जर्नल में लिखते हैं तो सही वैल्यू लिखते हैं क्योंकि होना चाहिए, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो उसको बोलते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। So these four defects are there. That's why Pratyaksh Praman is not correct always. So second thing is Anuman Praman. Anuman Praman मतलब theories based on observation or guess. तो जब प्रत्यक्ष हमेशा काम नहीं करता है क्योंकि चार डिफेक्ट्स हैं, तो फिर कोई सोच सकता चलो ठीक है अनुमान लगा लेंगे, फिर गेस करेंगे। तो मान लीजिए अगर किसी आप अनुमान लगाते हो किसी रूम से आवाज आ रही है और झगड़ा हो रहा है, ऐसे लग रहा है एक पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, ऐसी आवाज आ रही है, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं अच्छा नहीं, वहां से झगड़ा कर रहे हैं तो हम बेटर वहां पे नहीं जाएंगे। बाद में आप थोड़ा सा इंक्विजिटिव हो जाते हो, देखते हो, तो आपको क्या लगता है नहीं झगड़ा नहीं हो रहा है, ना ही कोई वहां पे ड्रामा हो रहा है, वहां पर टीवी चल रहा है। तो अनुमान प्रमाण में हम लोग गेस कर सकते हैं कि हो सकता है वहां कुछ झगड़ा हो रहा है, हो सकता है कि वहां कुछ चल रहा है, बट एक्चुअल में कुछ और ही हो सकता है। तो इसलिए अनुमान प्रमाण भी हमेशा सही नहीं होगा। इट मे हैव बीन लाइक दिस, इट मे हैव बीन लाइक दैट, इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। तो सबसे एक अनुमान प्रमाण का सबसे बड़ा एक उदाहरण है जो मैं बता रहा था आपको, चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये अनुमान प्रमाण है। क्यों अनुमान है? वो खुद लिखते हैं। ही राइट्स इन ए लेटर टू हिज फ्रेंड, व्हाट ही राइट्स, that I am a firm believer that without speculation there is no good and original observation. After 5 years of work, I allowed myself to speculate on the subject and drew up some short notes that I enlarged in 1844 into a sketch of conclusions which seemed to me probable. तो चार्ल्स डार्विन खुद कहते हैं अपने फ्रेंड से कि मैंने स्टडी किया और ऑब्जर्व किया और 5 साल के बाद मैंने ये नोट्स निकाले जो मुझे लगा कि सही होंगे। तो इट्स नथिंग बट हिज ओन गेस और हिज ओन अनुमान। ये चार्ल्स डार्विन के अनुमान है और जिसको हम पढ़ते हैं एज अ साइंस। अब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो उन्होंने दिए हैं, दैट वन स्पीशी हैज इवॉल्व्ड इनटू अनदर स्पीशी, एक शरीर से दूसरा शरीर आया है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप फॉसिल रिकॉर्ड चेक करेंगे तो कहीं कोई प्रूफ नहीं है। अगर मान लीजिए मनुष्य बंदर से आना है या फिर एप से आने हैं, तो बीच में कहीं तो इंटरमीडिएट से ही जाना चाहिए कि जो बंदर भी नहीं है और जो मनुष्य भी नहीं है, बीच वाला है। बट अगर पूरा फॉसिल रिकॉर्ड चेक किया जाए तो कहीं ऐसा नहीं होता है, कहीं ऐसा कोई फॉसिल नहीं मिला है, कहीं ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला है। तो हम कैसे कह सकते हैं साइंटिफिकली कि ह्यूमन बीइंग हैज कम फ्रॉम एप्स और मंकीज? देयर इज नो प्रूफ। सिमिलरली फॉर एनी अदर स्पीशी, जितनी भी स्पीशीज की बात हो रही है उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। जैसे ओके, थोड़ा सा फन टाइम, थोड़ा सा हम मस्ती कर लेते हैं। अब डार्विन के हिसाब से बियर, भालू, एक वेल कैसे बना? अब ये स्टोरी आप सुनिए। आई डोंट नो अगर आप स्कूल में पढ़ते भी होंगे या फिर पढ़ाते भी होंगे, अगर आप टीचर हैं तो डार्विन क्या कहते हैं, जो बियर था, भालू था, वो ऐसे ही स्विमिंग करने गया था और उसने अपना मुंह खोला और वहां पर इंसेक्ट्स जो कीड़े हैं उसके मुंह में आने लग गए और उसका मुंह खुला रहा, उसने मुंह खोल के रखा, कीड़े आते रहे और वहां पे वो धीरे धीरे, उसको कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिला, वहीं पे वो अडेप्ट हो गया और उस भालू ने धीरे धीरे अपना शरीर जो है वेल के रूप में परिवर्तित कर दिया बाय नेचुरल सिलेक्शन, और उसका मुंह जो है धीरे धीरे और बड़ा होते गया और नेचुरली वो पानी में तैरने लग गया। ऐसे जो है भालू वेल बन गया और ऐसे वेल की उत्पत्ति हो गई। एंड दिस व्हाट ही राइट्स इन 1964 एडिशन, पेज 184। Now, how many of you believe this story कि भालू से ऐसे वेल आ सकती है? It's a funny book, but it's a funny story. One more thing, एक और चीज है, जिराफ हैविंग लॉन्ग नेक। जिराफ की लंबी नेक कैसे हो गई? तो डार्विन क्या कहता है, हमारे मिस्टर डार्विन, जिराफ जो है वो पेड़ पे पत्ते खाते थे, चलो अच्छी बात है वहां तक। अब जैसे पेड़ के पत्ते खत्म होने लग गए तो जिराफ को अपने मुंह गर्दन करके ऊपर करके पेड़ के पत्ते खाने लगे। और जो इस जो रेस है या फिर जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं ना, कि जो टिक गया
वो जी गया, जो नहीं टिका वो मर गया। तो ऐसे करते 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 जिराफ को ऊपर जाना पड़ा, और क्योंकि पत्ते खत्म होने लग गए ना, तो उसको और ऊपर जाने के लिए लंबी नेक हो गई, एंड दैट्स व्हाई दे हैव लॉन्ग नेक टुडे। दैट इज डार्विन वर्जन ऑफ जिराफ हैविंग लॉन्ग नेक। अब कोई पूछ सकता था कि भाई मतलब इसका मतलब जो भी नीचे घास खाने वाले प्राणी थे सब मर गए क्या? एवरीबडी डाइड। जिराफ घास नहीं खा सकते थे? नहीं नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, वो घास नहीं खा सकते थे, उनको ऊपर ही खाना था, उनको ईगो प्रॉब्लम था, नीचे नहीं आ सकते। दैट्स रॉन्ग। अच्छा, पानी कैसे पियेंगे फिर? उनसे कोई पूछ सकता है ना, पानी कैसे पियेंगे? तो पॉइंट इज दीज आर ऑल अनुमान प्रमाण थ्योरीज, जो कि हम आज विश्वास करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी उसको पढ़ाया जाता है हमारे स्कूल में। सो द वेदास एक्सप्लेन कि एवोल्यूशन है, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं हुआ है। एवोल्यूशन किसका हुआ है? आत्मा का हुआ है, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में आत्मा के बारे में स्टडी किया था। तो शास्त्र क्या बताते हैं हमारे? आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, ना कि एक शरीर दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाता है। ये गलत है। तो एवोल्यूशन के बारे में शास्त्र भी बताते हैं, बट शास्त्रों में अलग एवोल्यूशन है। तो फिर अनुमान प्रमाण की वजह से क्या प्रॉब्लम है? गलतियां कर दी तो क्या प्रॉब्लम है? अगर हमने गलतियां कर भी दी है तो भी क्या हुआ? इतने अच्छे अच्छे चीजें हमने इन्वेंट भी तो की है, साइंटिफिक एडवांसमेंट भी हुआ है, फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हमने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, बट नाउ यू सी व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट। हमने स्मार्टफोन बनाए, कंप्यूटर बनाए हैं, एयरप्लेन बनाए हैं, अच्छी बात है, बट अभी हम लोग उसके प्रति एडिक्ट हो गए, और उसकी वजह से इतने समस्याएं आ रही है। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे जो है वीडियो गेम्स के प्रति बहुत एडिक्ट हो जा रहे हैं, and adverse effects are coming in their lives. They are losing their vision, they are losing their sleep, they are losing their focus and concentration because of too much of addiction to video games, too much of addiction to smartphones and television, things like that. आजकल तो गेम्स ऐसे आ गए कि लोग पागल हो गए बच्चे उसके पीछे। माता पिता भी परेशान है कि बच्चे गेम नहीं छोड़ते हैं। तो ये है मॉडर्न एडवांसमेंट, ठीक है। Like that, there are so many we have created so many things in our research, but it has given us problem. आधा अधूरा जो हमारा रिसर्च होता है वो बहुत डेंजरस होता है। जैसे ब्यूबोनिक प्लेग है, तो 19 सेंचुरी नहीं, 13-14 सेंचुरी में प्लेग आया था। तो ये प्लेग जब शुरुआत में आया था तो साइंटिस्ट ने कहा था कि ये प्लेग जो है बिल्लियों की वजह से हो रहा है, तो सभी बिल्लियों को खत्म कर दिया था क्योंकि प्लेग उनकी वजह से फैल रहा था। बाद में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि नहीं, बिल्लियों की वजह से नहीं, ये चूहों की वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रैट्स। और उस समय रैट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि भगवान ने जो कंट्रोल बनाया है रैट्स का वो है कैट्स, बिल्लियां। जब बिल्लियां जब खत्म हो गई तो चूहों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, और वो प्लेग इतना फैल गया, लाखों लोगों की जान उसमें गई थी उस समय। सो दैट्स हाउ मिस्टेक्स कैन बी डेंजरस, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो वी शुड नो, हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, बट आधा अधूरे ज्ञान से अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लाइफ के साथ, कैसे हैप्पी होंगे, कैसे चीजें बेटर होंगी, इसे एक्सपेरिमेंटेशन। और एक्सपेरिमेंटेशन में हमेशा हम गलतियां करते रहे। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू, हमने एक सॉल्यूशन निकाला पर वो बड़ा प्रॉब्लम बन गया। जैसे ओके, इसमें दिया नहीं है, बट मान लीजिए हमें चीजें कैरी करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो हमने प्लास्टिक बैग या फिर प्लास्टिक का इन्वेंशन किया, एंड नाउ प्लास्टिक बिकम सच अ बिग प्रॉब्लम इन आवर लाइफ दैट प्लास्टिक इज देयर एवरीवेयर एंड वी आर नॉट एबल टू अवॉइड प्लास्टिक। आज उसको कुछ कर भी नहीं सकते हम, ना उसको जला सकते हैं, ना उसको जमीन में गाड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सो सोल्यूशन हैज बिकम अ प्रॉब्लम। हमने सोल्यूशन निकाला, गाड़ियां बनाई ट्रैवल करने के लिए, कम्यूट करने के लिए, अच्छी बात है। अब वो गाड़ियां समस्या बन गई है पोल्यूशन की वजह से, या फिर रोड पे इतनी सारी गाड़ियां हो गई है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड ब्लॉक्स हो जा रहे हैं क्योंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई, लाइक दैट। तो इवेंचुअली आवर सॉल्यूशंस आर बिकमिंग प्रॉब्लम्स आल्सो। क्यों? क्योंकि हाफ नॉलेज। सो व्हाट इज द की टू हैप्पीनेस? कैसे हम सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो लेट अस सी अ स्मॉल वीडियो हाउ टू गेट full knowledge. This is a very interesting video, very funny.
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसमें से क्या लेसन सीखने को मिलता है? लेसन हमारी छोटी पार्टिसिपेंट बताएंगे। व्हाट लेसन डू यू गेट? अनम्यूट कर दिया नामिका जी। यस अनम्यूट। हाँ बोलिए। जिसके बारे में नॉलेज ना तब तक उसको मतलब तोड़ना मिल जाएगा, जिसके बारे में नॉलेज नहीं उसको मतलब यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, जब तक पूरे नॉलेज नहीं तब तक उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। हरी वो थैंक यू। सो वेरी राइटली शी पॉइंटेड आउट कि जब तक नॉलेज कंप्लीट नहीं है तब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जैसे हमारे टेडी बेयर की जैसा हो गया। उनको भी नॉलेज नहीं था उसका, मशीन का कैसे वर्कआउट करना है, तो वो एक्सपेरिमेंटिंग, क्या बटन दबाना है, कहाँ दबाना है, एंड अल्टीमेटली उनको समस्या हो गई, प्रॉब्लम हो गया। तो उसी तरह जीवन में जब तक ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं, तब तक उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो जीवन का ज्ञान कौन देगा हमको? ऐसा मैनुअल कहाँ है जो हमको जीवन का ज्ञान देगा? इसीलिए आता है शब्द प्रमाण, तीसरा जो तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। शब्द प्रमाण मीन्स व्हाट? हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी, एक अधिकृत व्यक्ति से सुनना। यू सी, भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। व्हाट ही सेज, ये जो ज्ञान है भगवत गीता का या फिर जीवन का, ये मैंने परंपरा में दिया हुआ है, और परंपरा के माध्यम से इसको राजाओं ने समझा है, और परंपरा में ज्ञान मुझसे नीचे आया है। तो बेसिकली भगवान ज्ञान दे रहे हैं, और परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा, डिसाइप्लिक सक्सेशन में ये ज्ञान नीचे आ रहा है। तो दैट्स व्हाई शब्द प्रमाण इज वेरी इंपॉर्टेंट। शब्द प्रमाण मतलब हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड पर्सन। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से सुना, बोनाफाइड पर्सन, इसलिए अर्जुन लाइफ में सक्सेसफुल हुए। नाउ इफ अ चाइल्ड वांट्स टू नो, एक छोटे बच्चे को पता करना है उसके पिता कौन है, तो दो तरीके हैं उसके। एक तो है इंडक्टिव वे, जिससे वो पता कर सकता है साइंटिफिकली कि जिसके जीन्स मैच हो रहे हैं उसके साथ। तो साइंस बताते हैं, मेडिकल साइंस बताते हैं कि आपको 800 साल लगेंगे पता करने के लिए, और उसमें से आपको 200 लोगों का एक लॉट मिलेगा जिसमें से एक आपके पिता हो सकते हैं। तो दिस इज एज पर द एक्सपेरिमेंटेशन, कि खुद से पता करने का जो प्रयास करें। इसको कहते हैं इंडक्टिव नॉलेज। हिंदी में उसको कहते हैं आरोह पंथ। आरोह मतलब नीचे से ऊपर ज्ञान जाता है, उसको बोलते हैं आरोह। अच्छा, तो इज देयर एनी अदर मेथड? बच्चे को कैसे पता चलेगा कि उसके पिता कौन है? एनी गेस? कोई गेस? उनकी शक्ल देख के। शक्ल देख के? शक्ल तो वह लोगों से मिलती है, वो तो अनुमान प्रमाण हो गया ना। माता से पता चलेगा, माता से। हाँ, सत्य प्रकाश कह रहे हैं माँ से पता चलेगा। माँ को पूछो, बोनाफाइड आंसर मिल जाएगा ना आपको। सी, उसको ज्ञान नहीं है उसके पिता कौन है, बट अगर वो माँ से पूछेगा तो माँ उसको तुरंत बताएगी तुम्हारे पिता कौन है। उसको इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए डिडक्टिव नॉलेज, डिडक्टिव मतलब अवरोह ज्ञान ऊपर से नीचे आता है, उसको बोलते हैं डिडक्टिव, अवरोह पंथ। तो शब्द प्रमाण मतलब हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड पर्सन। इस केस में, इस उदाहरण में बच्चे के लिए बोनाफाइड व्यक्ति कौन था? उसकी माँ। तो सिमिलरली हमको जब जीवन के बारे में ज्ञान चाहिए तो वही व्यक्ति दे सकता है जो
लाइफ के बारे में जानते हैं, या फिर जिसने हमको ये लाइफ दिया है। तो बेसिकली भगवान हमको ये ज्ञान दिए हैं, और किसके माध्यम से दिए हैं? वेदों के माध्यम से। तो वेद और हमारे जो शास्त्र हैं वो हमारी माँ के समान है, और भगवान हमारे पिता के समान है। तो अगर हमको जानना है कि हमारे पिता कौन है, रियल फादर कौन है, भगवान कौन है, भगवान है भी कि नहीं है, उसको जानने के लिए हमको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। शास्त्रों से समझना पड़ेगा कि क्या रियल फैक्ट है, क्या नहीं है। एंड स्क्रिप्चर में सब कुछ है, ऑलरेडी है, हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, कभी कभी आप कहीं जाते हो, मान लीजिए आप केमिस्ट्री की लैब में गए हो, और वहां पर केमिस्ट्री की लैब में नींबू के 2 पीस पड़े हुए हैं, और वहां पर ग्लास के अंदर एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगेगा? अरे नींबू भी पड़ा हुआ है, मतलब ये नींबू पानी होगा, और आप उसको पीने का प्रयास करोगे। तो उतने में वो जो लैब का असिस्टेंट है वो बोलता है, अरे रुको रुको रुको, वो जो है वो ग्लास में वो एसिड है, उसको छूना भी मत। आप बोलोगे बाप रे एसिड था ये? बोला नींबू पड़ा हुआ है बगल में। बोले नींबू तो है क्योंकि मैंने अभी लंच लिया था वहां पर, इसलिए नींबू रखा हुआ था। तो दिखने में या फिर अपने हिसाब से हम ज्ञान लेने में हम गलती कर सकते हैं, बट जब शब्द प्रमाण, जब बोनाफाइड व्यक्ति बोलेगा तो हम कान से सोच सकते हैं, भले हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं है पर हमें ज्ञान सही हो जाएगा, लाइक दैट। सो दैट इज शब्द प्रमाण। तो वैदिक प्रोसेस क्या है लर्निंग की? जैसे कॉलेज होते हैं ऑथोराइज कॉलेज, वैसे परंपरा होती है वैदिक शास्त्रों में। जैसे कॉलेज में जाके हम प्रोफेसर से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, वैसे ही परंपरा में गुरु होते हैं, गुरु के माध्यम से ज्ञान मिलता है। और जैसे बुक्स होती है वैसे ही हमारे वैदिक शास्त्रों में बुक्स है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यू विल बी शॉक्ड टू सी कि हमारे वैदिक टेक्स्ट में इतना एडवांस लेवल का नॉलेज है जो कि मॉडर्न साइंस भी उसको फैदम नहीं कर सकता, इतना एडवांस नॉलेज है। जैसे विमान शास्त्र, एक छोटा सो दिस वन एग्जांपल कि जहाँ पे हमारे वैदिक शास्त्रों से वैमानिक का ज्ञान लिया जाता है, और उनको ऐसी आशा है कि उसमें और बहुत एडवांस नॉलेज है जो हम पढ़ सकते हैं। तो ये वैदिक शास्त्रों की ग्लोरी है। ऐसे बहुत सारे अनडिफिटेबल फैक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शन जो वैदिक शास्त्रों में किए गए। देखिए वैदिक शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस हुए हैं जो कि सही हुए हैं। जैसे पर्सनालिटीज है, ये आने वाले हैं, गौतम बुद्ध आने वाले हैं, चाणक्य आने वाले हैं, जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं, मोहम्मद आने वाले हैं। ये सब 5000 साल पहले प्रेडिक्ट हो चुका था। जब वैदिक शास्त्र लिखित में कही गए थे तब ऑलरेडी प्रेडिक्ट हो गया था, और ये सब सही हुआ, कभी गलत नहीं हुआ। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स कभी गलत नहीं हुए आज तक। Nobody has been able to prove them wrong. That's the fact. So now how, very important question, I'll take 5 minutes more. तो कैसे हमको हमारे जो इंडियंस है या फिर इंडियन यू कैन से जो युवा पीढ़ी है, हमारा फेथ शास्त्र में क्यों नहीं है, हमारा विश्वास शास्त्रों से क्यों भटका दिया गया है, उसका एक कारण है। our faith was broken, तोड़ा गया हमारे फेथ को जानबूझकर, और हमारे वैदिक शास्त्रों से हटाकर किसी दूसरी चीज में जानबूझ के लगाया गया। ये हिस्ट्री कहती है, अब ये हम नहीं कहते, ये हिस्ट्री है। ठीक, पहले के काल में भारत में वैदिक शास्त्र हमारे नॉलेज का बेस हुआ करते थे, पर बाद में क्या हुआ? Early Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply mythology. Max Muller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. तो शुरुआत में जो इंडोलॉजिस्ट आए भारत में, उन्होंने हमारे वैदिक शास्त्रों को जानबूझकर गलत ठहराया। वैदिक संस्कृत को पढ़कर संस्कृत को तोड़ मरोड़ के गलत मीनिंग निकाला। जैसे मैक्स मुलर का नाम लिया जाता है। मैक्स मुलर ने भारत में आया, संस्कृत सीखे और संस्कृत को गलत इंटरप्रेट करके हमें ऐसे दिखाया कि संस्कृत बहुत प्रिमिटिव है, बहुत ही छोटी सी या फिर नवसिखियों की भाषा है, और हमारी जो इंग्लिश भाषा है वो बहुत ही एडवांस्ड है। और थॉमस मैकॉले, इन्होंने इंग्लिश सिस्टम एजुकेशन इन्वेंट किया था। तो एक सिस्टमैटिक प्लान बनाया गया था कैसे भारतीयों को अपने ही संस्कृति से दूर लेके जाने के लिए।
क्योंकि इनको पता था अगर भारत के ऊपर राज करना है या फिर हमारे इंडियंस को अगर थोड़ा सा कंट्रोल करना है तो ये जो वैदिक रूट्स है इसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में, भारत में इतना भाईचारा था, इतनी समृद्धि थी, इतना अपनापन था। हालांकि डिफरेंट अलग अलग प्रांत के लोग थे, अलग भाषा के लोग थे, अलग अलग जाति धर्म के लोग थे, पर फिर भी एक आत्मीयता थी। क्योंकि ज्ञान, जो ज्ञान का जो आधार था, बेस था, वो थे शास्त्र, वो थे भगवान की वाणी, भगवान का प्रेम। बट इन्होंने उसी को तोड़ा और धीरे धीरे सिस्टमैटिकली आज हमको ही विश्वास नहीं होता है कि हम लोग, हाँ ये हमारे वैदिक रूट्स हैं। आज पढ़े लिखे इंडियंस बोलते हैं कि ये सब माइथोलॉजी है। आप बोलो भगवत गीता के बारे में या फिर भागवत के बारे में, पुराणों के बारे में, हाँ इंडियन माइथोलॉजी, लोग ऐसे गर्व से बोलते हैं इंडियन माइथोलॉजी, बट इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट इज हिस्ट्री। ये सच्चाई है। ये माइथोलॉजी मतलब काल्पनिक, बट ये सब कल्पना नहीं है। हमें क्यों नहीं विश्वास है इसके बारे में? क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया आज तक, हमें किसी ने बताया नहीं सही चीज क्या है, गलत क्या है। हमें केवल एक रूढ़िवादी तरीके से जो चीज दी गई हमारे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, हमारे इवन समहाउ अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़ों को घर में भी जो शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं मिली, और इसकी वजह से हमें उसमें विश्वास नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन इज लाइक दैट, नाउ वी हैव टू चेंज इट। आज आपको जान के बहुत खुशी होगी कि भारत में भी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत रेडिकल चेंज आने वाला है। इनफैक्ट दे आर वर्किंग ऑन दिस अ लॉट। सब जगह जागरूकता है कि इंडियन कल्चर को, इंडियन हेरिटेज जो हमारे शास्त्र है, उसको एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए। तभी हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग होगा, तभी जो वैल्यूज है, कैरेक्टर है, इसके ऊपर फोकस होगा, तो तभी हमारा जीवन सुखी बनेगा। अन्यथा जो समस्याएं हैं लाइफ में वो ऐसी बनी रहेंगी, वो बढ़ती रहेगी, वो कभी कम नहीं होगी। So there is a lot of things about Bhagavad Gita and all talk being spoken today. Bhagavad Gita is the base. It's like a manual of life. आज सारे सर्कल्स में ये एक्सेप्टेड है कि भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है। इवन पढ़े लिखे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, फिलोसोफर्स, पॉलिटिशियंस, सब लोग इसको मानते हैं कि भगवत गीता जीवन का मैनुअल है। भगवत गीता में इतना ज्ञान है, इतना विजडम है कि उसको कोई तोड़ नहीं है, बोल सकते हैं। तो लाइक दैट। एनीवे, हाँ ये लास्ट एक कॉन्सेप्ट है। तो चार जो हमारी इसकी बात हो रही थी, परंपरा की बात हो रही थी, तो चार संप्रदाय हैं जिसमें ज्ञान आ रहा है। भगवान ने चार संप्रदायों के माध्यम से ज्ञान दिया है। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इन चारों संप्रदाय में जो ज्ञान, जो व्यक्ति है, जो गुरु है, वो बोनाफाइड है। श्री संप्रदाय मतलब क्या? भगवान ने लक्ष्मी देवी, उनको ज्ञान दिया, श्री देवी, और उनके माध्यम से एक परंपरा शुरू हो गई। उसी तरह भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्म संप्रदाय शुरू हो गया। भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया, शिव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय शुरू हो गया। भगवान ने चतुष कुमार को ज्ञान दिया और कुमार संप्रदाय। तो इन चारों संप्रदाय में कुछ मेन आचार्य हुए हैं, जैसे श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी और कुमार संप्रदाय में निम्बारक आचार्य। तो इन चारों संप्रदायों में जो व्यक्ति आते हैं, जो गुरु आते हैं, वो बोनाफाइड है, वो अधिकृत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में बताया गया है। तो शास्त्रों में इन चारों संप्रदाय के बारे में बताएं। इसके बाहर अगर कोई गुरु है तो वो अधिकृत नहीं है। इसके बाहर अगर कोई टीचर है तो वो अधिकृत नहीं है। तो इस प्रकार वैदिक ज्ञान शुरुआत से आया है, क्रिएशन से। और अच्छा, इसको रिटर्न डाउन किसने किया, लिखित में किसने किया? तो व्यासदेव। तो 5000 ईयर्स बैक, 5000 साल पहले व्यासदेव ने उसको लिखा। क्यों लिखा? ये जानते हुए कि कलयुग में जो लोग आने वाले हैं, 5000 साल पहले कलयुग की शुरुआत होने वाली थी, और उस समय तक जो लोग थे, देवर कॉल्ड एज श्रुतिधर, एक बार सुनने से लाइफ लॉन्ग याद रखते थे, ये दैट वाज देयर क्वालिटी। बट कलयुग में जो लोग आने वाले हैं उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं थी। तो व्यासदेव जानते थे। इनफैक्ट श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोक है कलयुग में कैसे लोग आने वाले हैं उसके बारे में। तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता, ये कलयुग के लोगों का लक्षण है। कलयुग के लोग कैसे रहेंगे? मंद होंगे, बहुत धीरे काम करने वाले होंगे। हम देख रहे हैं आज है। सिमिलरली सुमंद मतयो, उनकी मति मंद होगी, जल्दी याद नहीं रहती चीजें। हमको नंबर याद करने के लिए मोबाइल में सेव करना पड़ता है, हम खुद से याद नहीं कर पाते। ये हमारे आज के कलयुग के लक्षण है। सिमिलरली
मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है, और उपद्रता हमेशा डिस्टर्ब रहने वाले हैं। तो कलयुग के लक्षण ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिए गए थे 5-6 साल पहले, और आज भी ऐसे हम देख सकते हैं कि हो रहा है। तो व्यासदेव ने इसको लिखित में कर दिया, रिटर्न में। अब व्यासदेव कौन है? व्यासदेव एक साधारण मनुष्य नहीं है, ही इज द लिटररी इनकारनेशन ऑफ गॉड। उन्होंने जो शास्त्र लिखे हैं, भगवान के ही वो अवतार है, साहित्यिक अवतार है, और उन्होंने उसको लिखित में किया है। क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, व्हेन आई शो यू, इतना डिटेल्ड है, इट्स नॉट द जॉब ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक मनुष्य का काम नहीं है वो, उन्होंने इतना विस्तार में किया हुआ है। तो दैट्स हाउ व्यासदेव रोट इट डाउन। हाँ, दिस इज व्हाट व्यासदेव राइटिंग। अभी आप देख सकते हैं, श्रुति, स्मृति, पुराण, वेद, उपवेद, वेदांग, इतिहास, तंत्र, अनुष्ठान, पंचरात्र, ऐसे बहुत सारे उसके डिविजन्स हैं। और एक एक डिवीजन पढ़ने के लिए आपको सालों लग जाते हैं। आपको उसके ऊपर डिग्री हासिल करनी है तो उसको सालों लग जाते हैं। दिस इज हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज। जो नीचे में एक वेदांत और मीमांसा दिया हुआ है ना, आपने देख होंगे, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, ये जो 6 दर्शन है, षड अंग है, इनके ऊपर यूनिवर्सिटी में पीएचडी होता है, एक छोटे से अंग के ऊपर। दैट्स हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज। तो व्यासदेव ने कितने श्लोक लिखे? तो एक एस्टिमेट बताया गया है उसका। व्यासदेव ने 1 लाख इंटू 1 लाख इतने श्लोक लिखे हैं। अब आप उसका अंदाज लगा लीजिए, 1 लाख इंटू 1 लाख कितना होता है। इतने श्लोक उन्होंने लिखे हैं, और कोई साधारण मनुष्य उतना लिखना संभव नहीं है। तो इसलिए व्यासदेव को शास्त्रों ने बताया है कि वो भगवान के ही अवतार हैं, इसलिए वो कर पाए। और जो टीचिंग्स हम फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी परंपरा में आ रही है। ब्रह्म परंपरा में, ब्रह्म माधव परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, और ब्रह्म माधव परंपरा में आते हैं। तो अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, आपको याद है मैंने एक स्टोरी अधूरी छोड़ी थी कि इन 6 लोगों को ज्ञान कैसे मिलेगा। इनका ज्ञान इम्परफेक्ट है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण से देख रहे थे और अनुमान प्रमाण से सोच रहे थे। तो प्रत्यक्ष और अनुमान का कॉम्बिनेशन था, इसलिए वो गलत थे। अभी इनको ज्ञान कैसे मिलेगा? जब कोई शब्द प्रमाण इसको मिलेगा, एक बोनाफाइड अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? व्हेन देयर इज अ पर्सन हु इज सीइंग, he can explain them what is an elephant. तो जो अंधे लोग हैं उनको अधूरा ज्ञान है, पर जिसको पूरा ज्ञान है, वो जब उनको समझाएगा कि अधूरा ज्ञान क्या है, पूरा क्या है, तब वो समझ सकते हैं। तो अंधे लोग देख नहीं सकते हैं, पर वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं किसी दूसरे के माध्यम से, जिसको पूरा ज्ञान है। सिमिलरली हम भी लाइफ में जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, कमियां हैं, उसके बारे में हमें आधा अधूरा ज्ञान है, और हम उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, पर बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बट जब हमें ऐसा व्यक्ति मिलेगा जीवन में जिसको पूरा ज्ञान है, या फिर जिसको शास्त्रों का निचोड़ पता है, ऐसे व्यक्ति से सुनने से हम जीवन में सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, फुल ट्रुथ। एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ गाइड, वी नीड अ गुरु। ठीक है, तो समराइज द सेशन। 3 वेज ऑफ गेटिंग नॉलेज हमने देखा, 3 तरीके ज्ञान प्राप्त करने के, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में 4 डिफेक्ट्स हैं, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण बोनाफाइड नहीं है। कौन से 4 डिफेक्ट्स हैं? इम्परफेक्ट सेंसेस, टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन, कमिटिंग मिस्टेक्स एंड चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये 4 डिफेक्ट हैं। सॉरी। अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण में क्या होता है? साइंस में जो गलतियां होती है, या फिर इन जनरल जो गलतियां होती है, वो अनुमान के कारण होती है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी। तो शब्द प्रमाण में क्या है? इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव, आरोह और अवरोह। जैसे मैंने बताया था, नीचे से ऊपर जाना है मतलब आरोह, और ऊपर से नीचे जो ज्ञान आता है अवरोह, उसको कहते हैं। सिमिलरली हमने देखा कि कैसे वैदिक ट्रुथ, जो वैदिक शास्त्र में जो सच्चाई दी गई है, जो प्रेडिक्शन दिए गए, वो हमेशा सही हुआ है। और 4 संप्रदाय क्या है, 4 संप्रदाय कौन से हैं, उसमें ज्ञान आता है, वो हमने देखा। और वेदों की कितने शाखाएं हैं, वो हमने देखी। So that's all. This is the session for today. Is there any comments or any question? किसी का कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? Yes, yes, पूछो। आपने मुझे दूसरा श्लोक लर्न करने को कहा था। हाँ, आपने मुझे दूसरा
लर्न करने को कहा था तो हाँ, एक श्लोका लर्न करने के लिए कहा था, आपने लर्न कर लिया? बोलिए। दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हरि बोल। ये कौन सा श्लोका था? ये वो संजय उवाच। संजय उवाच। वेरी गुड। तो हमारी व्हाट्स योर नेम? साक्षी? अनिका। अनिका, सॉरी। हाँ, तो अनिका के लिए सब लोग हरि बोल बोल सकते हैं। थैंक हरि बोल। नाइस, थैंक यू अनिका। यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर टुडे? आज के सेशन में कुछ पूछना? आप मुझे इसका मतलब बता दोगे दोबारा से? आपने जो श्लोक बोला उसका मतलब? ओके, आई विल टेल यू। पहले हम देखते हैं कि इस सेशन में कोई क्वेश्चन है क्या। अगर क्वेश्चन है तो पहले उसको ले लेंगे। इज देयर एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चन? इट्स क्लियर? ओके, ठीक है। तो अनिका का क्वेश्चन लेते हैं। तो अनिका पूछ रही है 1.2 भगवद गीता 1.2 का क्या मतलब है। तो दृष्टा टू पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो कहते हैं, संजय कह रहे हैं कि दृष्टवा तो पांडवानिकम तो जो पांडवों की आर्मी देखकर, दृष्टा मतलब देखना, और पांडवानिका मतलब पांडव जो आर्मी डिजाइन की है, आर्मी जैसे फॉर्म की है, उसको देखकर दुर्योधन जो है वो अपने गुरु के पास जाते हैं। आचार्य, आचार्य मतलब गुरु। तो दुर्योधन अपने गुरु, उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। तो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और राजा वचनम अब्रवीत, वो अभी कुछ बोलने वाले हैं। तो अगले श्लोकों में वो कुछ बोलेंगे अपने गुरु से, वो आएगा अगले श्लोकों में, ठीक है। तो नाउ अगला श्लोक कौन सा याद करेंगे आप? बोलो। 1.3। 1.3 ओके, आई विल गिव यू वन मोर श्लोक। ठीक है, 1.3 भी कर सकते हैं। आई विल, यू कैन मूव ऑन टू सेकंड चैप्टर। आपने भेजा था जो काप्रण्य दोषों से तहत, हाँ करेक्ट, 2.7 उसके ऊपर है। वो मैंने थोड़ा सा लर्न किया था। थोड़ा सा लर्न किया, वेरी गुड। तो उसको पूरा करके नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस दैट, ठीक है। ओके, साक्षी जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ कैन डार्विन बी रॉन्ग इन हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ जिराफ एंड हाउ इज व्यास राइट टू से दैट पीपल ऑफ कलियुग विल बी सोना? गुड क्वेश्चन। तो डार्विन गलत है और व्यासदेव सही है, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? तो सी, डार्विन का अनुमान है और व्यास का शब्द है, ऐसे क्यों है? क्योंकि अगेन परंपरा, जब मैंने बोला शब्द प्रमाण क्या है, हियरिंग एंड बोनाफाइड परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में सीखना। तो डार्विन ने किसी गुरु के अंदर जाके ज्ञान नहीं लिया और शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया, उसने खुद स्पेकुलेट किया उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। व्यासदेव ने ऐसा नहीं किया। अगर आप परंपरा देखेंगे, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को ज्ञान दिया, नारद ने व्यासदेव को ज्ञान दिया। व्यासदेव के जो गुरु है वो नारद मुनि है, नारद मुनि के गुरु हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के गुरु हैं भगवान कृष्ण खुद। तो व्यासदेव परंपरा में आ रहे हैं, इसलिए व्यासदेव का ज्ञान बोनाफाइड है, ऑथोराइज है, और डार्विन का नहीं है। इज दैट गेटिंग क्लियर? डार्विन क्यों अनुमान प्रमाण में है और व्यासदेव क्यों शब्द प्रमाण में है? एनी अदर? ओके, तो आई थिंक सर, हाँ ये सत्य प्रकाश सर आपका नाम चेंज हुआ है सर। सर उस समय आप का नाम दीपक जाजू सर था और अभी दीनानाथ गोपाल दास सर, ये कैसे? One minute, I'll just end the session.